Hello and welcome to my channel, my dear children. So today I'm here to present you another poem of your book Rhapsody. The name of the poem is Strange Meeting and it is written by Wilfred Owen. Okay, so this poem is basically a war poem and war poem is written by war poets. तो war poets वो होते थे बेसिकली सोल्जर्स होते थे जो कि किसी वॉर में पार्टिसिपेट जिन्होंने किया है और दे चोज पोएट्री टू एक्सप्रेस देयर सेंटिमेंट्स रिगार्डिंग वॉर। तो अपने वॉर के सेंटिमेंट्स को दिखाने के लिए वो पोएट्री को अपना हथियार बनाते थे। ओके, तो बेसिकली दे वे वॉर पोएट्स हु रोट वॉर पोएम्स एंड विल्फ्रेड ओवन इज ऑल्सो अ सोल्जर, okay, who took part in World War First. तो this poem is written during World War First. तो अगर आप World War First के बारे में नहीं जानते हो तो World War First हुआ था 1914 to 1918 और this poem is written between somewhere around 1918. Okay, 1918 में ये पोएम लिखा गया था एंड दिस पोएम इज ऑल्सो कॉल्ड एनिग्मेटिक पोएम। एनिग्मेटिक का मतलब क्या होता है? एनिग्मेटिक मीन्स मिस्टीरियस और वेग और ऑब्सक्योर, यू कैन से, जो जिसका मीन्स क्लियर कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। ओके, तो मिस्टीरियस पोएम है ये, थोड़ा सा एनिग्मेटिक है। ओके, एंड इसमें क्या क्या पोइट जो है अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं वॉर के बारे में। वॉर में जो उनके एक्सपीरियंसेस थे, बेसिकली वॉर पोइट्स में वही एक्सपीरियंसेस बताए जाते हैं। नाउ सी, बेसिकली ऑल द वॉर पोएम्स आर एंटी वॉर पोएम्स। ठीक है, जितने भी वॉर पोएम्स आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि उसमें कि वॉर जो है फ्यूटाइल यूजलेस थिंग होता है। पोइट्स हमेशा यही दिखाने की कोशिश करते हैं मैक्सिमम वॉर पोएम्स में कि जो वॉर होता है वो कितना बेकार चीज़ होता है, कितना डेथ, कितना डिस्ट्रक्शन लेके आता है, उसमें कुछ किसी को लाभ नहीं होता है। ठीक है, और ये जो पोएम लिखा गया है वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हर एक वर्ड का जो है, जितने भी वर्ड्स आप पढ़ोगे, जितने सेंटेंसेस पढ़ोगे, सबके एक डीप इनर मीनिंग्स है एंड देयर आर लॉट्स ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस इन दिस पोएम। एज वी विल रीड द पोएम यू विल कम टू नो लॉट्स ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा अंत तक वीडियो देखें ताकि आपको हर एक लाइन, हर एक वर्ड अच्छी तरह से समझ में आए। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टू रीड द पोएम। ओके, इट सीम्ड that out of battle I escaped। तो वो पोइट कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, इट सीम्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बैटल फील्ड से मैं एस्केप कर चुका हूँ, मैं वहाँ से निकल चुका हूँ। ओके, डाउन सम प्रोफाउंड डल टनल लॉन्ग सिंस स्कूप्ड थ्रू ग्रेनाइट्स विच टाइटेनिक वॉर्स हैड ग्रोइंड। सी, ये कहाँ से एस्केप करके कहाँ पहुँच गए हैं? ये पहुँच गए हैं वॉर फील्ड से एस्केप करके एक प्रोफाउंड, मीनिंग ऑफ प्रोफाउंड इज ग्लूमी और डार्क, एक ग्लूमी डार्क टनल में पहुंच गए। और टनल कैसा है? डल है। टनल इज़ नॉट अ प्लेस टू बी लाइक बाय एनीवन, राइट? वहाँ पे कुछ अट्रैक्टिव होता ही नहीं है ना, सिर्फ अंधेरा होती है एंड वहाँ पे सब कुछ बंद सा एटमोसफियर होता है, तो डल टनल है। ओके, लॉन्ग सिंस स्कूप, स्कूप मतलब कार्व्ड आउट, बना है। ठीक है, ये जो आपका जो टनल है, दिस इज़ नॉट अ नेचुरल टनल, दिस टनल इज स्कूप्ड और कार्व्ड आउट when through granites which titanic wars had grown। ये ग्रेनाइट के पत्थर, ग्रेनाइट आर बेसिकली रॉक्स, यू मस्ट हैव बीन नोइंग दैट। और ग्रेनाइट्स, आप अगर आप पत्थर, ग्रेनाइट आपको याद नहीं आ रहा है क्या है, तो जो आपकी मम्मा जो है किचन में जिस स्लैब पे काले रंग का, जो ज़्यादातर काले रंग का होता है, और उस स्लैब पे जिस पे रोटी बनाती हैं, ओके, जिस पे आपके गैस स्टोव्स रखे रहते हैं, वो भी ग्रेनाइट पत्थर के ही बने होते हैं। तो जो ग्रेनाइट है, ठीक है, इस ग्रेनाइट रॉक्स से स्कूप किया गया, उसको कार्व्ड आउट किया गया, इस टनल्स को बनाया गया है। ठीक है, जो कि कब बने हैं? टाइटेनिक वॉर्स के समय। टाइटेनिक वॉर्स क्या होते हैं? मीन्स ह्यूज वॉर्स, ग्रेट वॉर्स। ठीक है, पहले के समय में बहुत सारे, जब ये वॉर्स के समय लोग क्या करते थे, बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो सोल्जर्स होते थे ना, वो बहुत सारे टनल्स बनाते थे बेसिकली टू हाइड देमसेल्व्स, है ना, हाइड करके गोलियां चलाने के लिए और दुश्मनों से बचने के लिए टनल्स बनाते थे। तो ये टनल्स उसी समय के बने हुए टनल्स हैं, ठीक है, जो वॉर्स के समय स्कूप्ड किए गए थे, बनाए गए थे, ग्रेनाइट के पत्थरों को काट काट के ये बनाए गए थे। तो जब पोएट है वो अपने आप को वॉर फील्ड से एस्केप होने के बाद, जब वहाँ से वो निकल चुके हैं, तो अपने आप को पाते हैं एक डीप
डार्क टनल में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इट सीम्ड, जो ये वर्ड है इट सीम्ड, इसका क्या मतलब है? इससे ये पता चल रहा है कि दिस आर ऑल इमेजिनेटिव, ये इमेजिनेशन में है, तो इट इज़ नॉट श्योर, श्योरली ये बात नहीं कह, श्योरिटी से नहीं कह रहे, ठीक है। तो नाइट मेयर है, ये इमेजिनेशन शो करता है। एंड सेकेंडली, what are the figures of speech used in the first para? So first of all, since is scooped, here also s is used, here also s is used, ठीक है। तो यहाँ since में भी s है, scooped में भी s है, तो this is alliteration। और दूसरी बात, यहाँ पे एक नया फिगर ऑफ स्पीच आप जानोगे जो बहुत कम यूज़ में आता है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच इन दिस पोएम। तो यहाँ पे एक नया फिगर ऑफ स्पीच है एंजाम्पमेंट, ओके। अगेन आई एम टेलिंग यू, एंजाम्पमेंट, ओके। तो ये क्या होता है एंजाम्पमेंट? दिस इज़ बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे कि एक लाइन को बिना ख़त्म किए हुए, ठीक है, विथाउट पॉज अगर हम नेक्स्ट लाइन, या आप कभी कभी कैसा होता है कि नेक्स्ट लाइन भी नहीं, एक पूरे पैराग्राफ को जो है बिना विथाउट पॉज जो है हम कह देते हैं, ओके। तो अगर कोई ऐसा आपको दिखता है लाइन जहाँ बिना पॉज आप जो है सेकेंड लाइन में चले जाते हो, ठीक है, so that kind of figure of speech is called enjambment. And if in English if you want to know the meaning of enjambment, enjambment is basically a continuation of a sentence without pause beyond the end of a line, couplet or stanza, ठीक है। तो या तो लाइन कपलेट के अंत तक ये पहुंचता है या स्टैंजा के अंत तक पहुंचता है। तो यहाँ पे एंजाम्पमेंट क्या है? इट सीम दैट आउट ऑफ बैटल आई एस्केप्ड डाउन सम प्रोफाउंड डल टनल लॉन्ग सिंस स्कूप्ड, ओके। तो आई होप कि फर्स्ट पैरा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक ये जो है ना विथआउट पॉज, जो हम सेकेंड लाइन में पहुँच गए हैं, ये एक और चीज़ शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? कि कितना स्पीडली जो हमारे जो पोएट हैं वो एस्केप कर चुके हैं अपने बैटल फील्ड से, है ना। और बैटल फील्ड से एस्केप करके कहाँ आ गए हैं? डीप प्रोफाउंड टनल में, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैरा। Yet also their encumbered sleepers groaned, too fast in thought or death to be bested. Then, as I probed them, one sprang up and stared with piteous recognition in fixed eyes. क्या मतलब है इन बातों का? ओके, सो लेट्स सी कि क्या मतलब है, क्या बोलना चाह रहे पोएट। तो जब वो पहुंचते हैं इस डीप टनल में, ठीक है, तो वहाँ पे उनको क्या दिखते हैं? एनकम्पर्ड स्लीपर्स। एनकम्पर्ड का मतलब क्या होता है? एक दूसरे पे लदे हुए, ठीक है, एक दूसरे से हडल्ड हुए हुए, ठीक है, हडल्ड टुगेदर। यू कैन, द वर्ड मीनिंग ऑफ एनकम्पर्ड इज हडल्ड टुगेदर। एक दूसरे में लदे हुए, एक दूसरे को जैसे हडल्ड वे में वो सोए हुए, स्लीपर्स। स्लीपर्स जो यहाँ पे वर्ड स्लीपर्स यूज़ किया गया है, दैट सोर्स द पीसफुल एटमोसफियर दे। कितना पीसफुल है, सब सो रहे हैं वहाँ पे, है ना, पीसफुल एटमोसफियर है। ग्रोन्ड, ओके, क्या है? ग्रोन्ड। ग्रोन्ड मीन्स क्या है कि समथिंग देयर, वो जो स्लीपर्स हैं वहाँ पे वो सोए हुए वो पेन में है, ठीक है, वो सोए हुए लेकिन वो पेन में है, ओके, वो पेन में। इन ग्रोन मीन्स इन पेन। टू फास्ट इन थॉट और डेड टू बी स्टर्ड। अब इस लाइन का क्या मतलब है? द पोएट वॉन्ट्स टू से, ये आयरनी है, दिस इज बेसिकली आयरनी। द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट दिस अटर मोशनलेस, सब मोशनलेस है ना, सब सो रहे हैं ना, इज आइदर ड्यू टू डीप थॉट इनटू विच दे हैव पास्ड और ड्यू टू डेथ। या तो वो बहुत ही डीप थॉट में है, ये जो अटर मोशनलेस है, या तो उनके डीप थॉट की वजह से है, या फिर इस वजह से है कि वो सारे के सारे जो है मर चुके हैं, ठीक है। तो टू फास्ट इन थॉट और डेड टू बी स्टर्ड। आई होप आपको लाइन समझ में आ गया होगा कि ये जो लोग सोए हुए एनकम्बर्ड तरीके से जो लोग सोए हुए हैं, या तो ये बहुत ही गहरी सोच में है, बहुत ही डीप थॉट में है, या फिर ये सारे मर चुके हैं। देन एज आई प्रोब देम वन स्प्रैंग अप एंड स्टेयर। तो ये कहते हैं कि ये जो मोशनलेस से पड़े हुए स्लीपर्स, उनको उनमें से किसी को या उनको वो प्रोक करते हैं। प्रोक मतलब पोक करते हैं। अभी पोक कैसे करते हैं? अपने फिंगर से करते हैं या कुछ ये इन्होंने लिया हुआ था अपने हाथ में, ऐसा कुछ पता नहीं है। और मे बी ही पोक देम विद हिज आइज, ये भी हो सकता है। तो जैसे वो प्रोब करते हैं ना, उनमें से एक जो है ना अचानक से उछल के खड़ा हो जाता है और उनको देखता है, स्टेयर्ड, घूरता है, देखता है, ओके। तो स्प्रैंग अप and stared, इसमें sprang starts with s and stared starts with s, so this is alliteration, okay. With piteous recognition in fixed eyes, अब वो जो उसकी आंखें हैं ना, उसकी आंखों में उस पोएट के लिए एक उसको पिटी दिखता है। वो पिटी, एक पिटी दया के भाव से
देखता है और वो रिकग्नाइज, एक पिटियस रिकग्निशन है, वो पहचान रहा है। वो जो उठ के खड़ा हुआ है पोएट के सामने, ठीक है, या जाग गया है जो खड़ा हुआ है, वो उसकी आंखों में दया है और उस दया के साथ एक रिकग्निशन भी है कि वो पोएट को पहचानता है। ओके, फिक्सेड आइज का क्या मतलब है? फिक्सेड आइज शोज दैट द पर्सन हु स्प्रैंग अप, ठीक है, इज डेड। जो पर्सन जो उठ के खड़ा हुआ है वो डेड है। आपने देखा होगा बेसिकली जो डेड पर्सन्स होते हैं जब वो मर जाते हैं ना, तो उनके आइज़, अगर वो उनकी आइज़ बंद नहीं है, खुली है, तो उनकी आंखों की पुतलियाँ सिर्फ एक ही डायरेक्शन में देखती हैं। आप उनको पलट भी दोगे तो भी उसी डायरेक्शन में वो देखेंगी, है ना, वो फिक्स रहती है, वो मूव नहीं कर सकती है। तो फिक्सेड आइज है उसके, फिक्सेड आइज से वो उस अपने सामने वालों यानी पोएट को देख रहा है विथ पिटी। लिफ्टिंग डिस्ट्रेसफुल हैंड्स एज इफ टू ब्लेस। ओके, तो उसके हैंड्स जो है बहुत तकलीफ में है, ठीक है, वो बहुत तकलीफ से अपने हाथ को उठाता है। ओके, और उसके हाथ में डिस्ट्रेस है, पेन है, उसको उठाता है और क्या करता है? ब्लेस करता है, ठीक है, ब्लेसिंग देता है किसको? सामने वाले को अपने। And by his smile, I knew that Sullen Hall. By his dark smile, by his dead smile, I knew we stood in hell. और वो मुस्कुराता है और उसके स्माइल से पोएट को क्या पता चलता है कि वो कहाँ पहुँच चुके हैं, कि वो हेल में पहुँच चुके हैं। और यहाँ देखो, डेड स्माइल मीन्स फीलिंगलेस स्माइल, कोई फीलिंग नहीं है। डेड पर्सन में क्या फीलिंग होगा, राइट? तो बट एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि ये पोएट जो है अभी नहीं जानते हैं कि जो सामने वाला पर्सन है वो लिविंग है या डेड में है, पर उनको पता चल चुका है कि वो लोग कहाँ पे हैं? हेल में है। हेल इज़ यहाँ पे हेल जो है ना, हेल आपको सबको पता है, हेल मीन्स नरक। तो ये जो हेल जो है ना, ये एक द प्लेस ऑफ रिकन्सिलिएशन। यहाँ पे चीज़ें सही करने की जगह है। जो आपने धरती में जो चीज़ें आप गलत करके आए हो, जिससे दुश्मनी लेके आए हो, यहाँ पे दोस्ती निभाने का चांस मिल रहा है आपको, रिकनसाइल करने का चांस मिल रहा है। ओके, एंड सलन हॉल मीन्स डार्क हॉल। तो ये कह रहा है कि जो डार्क हॉल है, ये जो डार्क हॉल, कौन सा डार्क हॉल? ये टनल, ये जो टनल है, ये जो डार्क हॉल है, बेसिकली ये कौन सी जगह है? ये हेल है, ठीक है, ये हेल है। और ये कैसे जानते हैं? बाय हिज डेड स्माइल। उसके डेड स्माइल से इनको पता चल चुका है कि ये जो प्लेस है वो क्या है? हेल है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैरा। With 1,000 fears, that vision's face was grand. अच्छा, ये जो इंसान सामने उठ के खड़ा हुआ है पोएट के, उसके चेहरे पे 1,000 fear, हजारों तरह की चिंताएं, हजारों तरह का डर दिखाई दे रहा है पोएट को, ठीक है। उसके फेस में वो सारे जो डर हैं वो ग्रेन्स की तरह उसके फेस में दिखाई दे रहे हैं पोएट को। येट नो ब्लड रीच देयर फ्रॉम अपर ग्राउंड बैटलफील्ड। अपर ग्राउंड सिग्निफाइज बैटलफील्ड। बैटलफील्ड से किसी तरह का कोई खून या कोई ब्लड शेड नीचे नहीं आ पाया है। ओके, नीचे नहीं आ रहा है। एंड नो गन्स थम्ड, और किसी गन की आवाज़ भी नहीं आ रही है। ओके, और डाउन द फ्लूस मेड मोन, और ये जो गन्स की आवाज़ें हैं वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रही हैं उस गुफा के, उस टनल के वॉर के अंदर, ठीक है, सब कुछ शांत है वहाँ पे, राइट। लेकिन फिर भी इसके डेड पर्सन या जो पर्सन पोएट के सामने उठ के खड़ा हुआ, उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत ज़्यादा डर दिखाई दे रहा है। एंड व्हाट डज दिस शो? दिस शोज द ट्रॉमा ऑफ वॉर स्टिल कंटिन्यूज। ये जो ट्रॉमा है ना, द ट्रॉमा स्टिल कंटिन्यूज। ये जो ट्रॉमा है, ये जो वॉर का जो लिंगरिंग इफेक्ट है वो अभी भी चल रहा है उस पर्सन के माइंड में, है ना। तो उसको एक डर बना हुआ है उसके अंदर। अब ये पोएट पूछते हैं, स्ट्रेंज फ्रेंड आई सेड हियर इज नो कॉज टू मॉर्न। तो वो क्या के कहते हैं कि स्ट्रेंज फ्रेंड, मतलब स्ट्रेंज फ्रेंड क्यों बोलते हैं, फ्रेंड क्यों बोल रहे हैं इनको? क्योंकि एक जैसे ऑक्सीमोरन, ये बेसिकली ऑक्सीमोरन है। ओके, आई सेड हियर इज नो कॉज टू मॉर्न। तो इसने कहा कि स्ट्रेंज फ्रेंड, ठीक है, ये उसको स्ट्रेंज फ्रेंड बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम जो हो यहाँ पे, क्यों यहाँ पे कोई दुखी होने का, मॉर्न करने का, दुख मनाने का कोई रीज़न नहीं समझ में आ रहा, कोई कॉज नहीं है कि हम यहाँ पे दुखी हो, है ना। हियर इज़ नो कॉज टू मॉर्न, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लड शेड नहीं है, कोई बैटल फील्ड तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ शांत है, गन्स की आवाज़ें भी नहीं आ रही यहाँ पे। ओके, तो तुम यहाँ पे क्यों इस तरह से दुखी हो? नन सेट द अदर सेव द अनडन ईयर्स द होपलेसनेस। सो व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग? नन, कुछ नहीं,
ठीक है। सेव द अंडन ईयर्स द होपलेसनेस, इतने सालों तक मैंने क्या बचाया है, होपलेसनेस, ठीक है। होपलेसनेस है मेरी लाइफ में, होपलेसनेस, अब वो कुछ चाह के भी नहीं कुछ कर सकता, बिकॉज इज नॉट अलाइव नाउ, राइट। वट एवर होप इज योर्स वॉज माई लाइफ ऑल्सो, जो तुम्हारी लाइफ में जो होप है वो मेरी लाइफ में भी हुआ करता था, ठीक है। आई वेंट हंटिंग वाइल्ड आफ्टर द वाइल्डेस्ट ब्यूटी इन द वर्ल्ड, मैं जो है ना इस दुनिया के वाइल्डेस्ट ब्यूटी के पीछे भागता था, ठीक है। उसको पाने की कोशिश करता था। हंटिंग क्या करना है, पाने की कोशिश करना है, ठीक है। तो मैं इस दुनिया की वाइल्डेस्ट ब्यूटी के पीछे भागता था। तो वाइल्डेस्ट ब्यूटी इन द वर्ल्ड, ये क्या चीज़ है आपका, एलिट्रेशन है, ओके। विच लाइज नॉट काम इन आइज और ब्रेडेड हेयर, और ये जिस ब्यूटी की बात मैं कर रहा हूँ, द पर्सन इज टेलिंग दैट विच ब्यूटी आई एम टॉकिंग अबाउट, जिस ब्यूटी के बारे में बात कर रहा हूँ वो ब्यूटी फिजिकल ब्यूटी नहीं है, वो किसी लेडी की ब्यूटी की बात नहीं कर रहा है, किसी विमेन के बारे में बात नहीं कर रहा है, ठीक है। वो किसके बारे में बात कर रहा है, वो नहीं कह रहा है कि मैं किसी के आइज के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी के सुंदर ब्रेडेड हेयर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बट मॉक्स द स्टडी रनिंग ऑफ द आवर। तो द पोएट इज टेलिंग दैट द ब्यूटी मॉक्स द स्टडी रनिंग ऑफ द आवर, ये जो ब्यूटी है, जिस ब्यूटी की वो बात कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, वो मॉक करता है, मेक्स फन ऑफ, किसका, स्टडी रनिंग ऑफ द आवर का, आवर को, जो आवर द टाइम जो है वो बीतता जा रहा है उसका मजाक उड़ाता है, बिकॉज टाइम डजंट वेट फॉर एनीबॉडी, राइट। तो उसका मजाक उड़ाता है वो। एंड हियर द मॉकिंग नेचर ऑफ ब्यूटी इज पर्सोनिफिकेशन, एंड सेकेंडली टाइम इज रनिंग आउट, दिस इज काइंड ऑफ मेटाफॉर, ओके। एंड इफ इट ग्रीव्स, कौन ग्रीव्स, इट मतलब कौन, ब्यूटी, और अगर वो शोक मनाता है तो उसका जो शोक है ना इज रिचलियर दैन हियर, उसका शोक जो है यहाँ से ज़्यादा गहरा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखा रही है, व्हाट डज इट शोज, दिस शोज द होपलेसनेस इनसाइड द मैन, ठीक है, इनसाइड द डेड मैन, कितना ज़्यादा होपलेसनेस, ही हैज़ टू रिवील ए लॉट ऑफ थिंग्स टू द वर्ल्ड बट नाउ ही इज अनेबल टू डू एनीथिंग, राइट। उसको बहुत कुछ बताना था पर अब वो कुछ नहीं कर सक रहा है, ठीक है। जितने उसने कोशिशें, वो चाहता तो जब वो जिंदा था वो कर सकता था, उसमें काफ़ी होप था, पर अब वो ही इज़ नाउ इन ए स्टेट ऑफ होपलेसनेस, अब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ होपलेसनेस है, ओके। For by my glee might many men have laughed. My glee, my happiness. Glee means happiness. मेरी खुशी में बहुत से लोग, मैं बहुत से लोगों को खुश कर सकता था, मुझ में ये कैपेबिलिटी थी कि मैं बहुत से लोगों को खुश कर सकता था, कब, जब मैं जिंदा था तब, ओके। एंड ऑफ माई वीपिंग समथिंग हैड बीन लेफ्ट, और मेरे बाद, ठीक है, मेरे बाद कुछ छूट गया है, समथिंग हैड बीन लेफ्ट विच मस्ट डाई नॉट, जिसको अब मरना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि जब मैं खुश था तो मैं बहुत कुछ इस दुनिया को दे सकता था, आई कुड हैव गिवन मेनी थिंग्स टू द वर्ल्ड, आई कुड हैव गिवन हैप्पीनेस टू द वर्ल्ड, हाउ कुड ही गिव हैप्पीनेस टू द वर्ल्ड, तो वो लोगों को बता के कि भाई वॉर में इंडल्ज मत हो, ठीक है, वॉर में इंडल्ज होने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो ये वो बता सकता था और लोगों के चेहरे पे खुशी ला सकता था, पर और अब वो नहीं कर पाया है, ठीक है, वो मर चुका है। तो अब क्या रह गया है, लोगों के अंदर एक तरह से भ्रम रह गया है, ठीक है, और वो भ्रम का मरना ज़रूरी है। वॉर को लेके जो क्या भ्रम है लोगों में, क्या चीज़ है जो लोग जिस भ्रम में जी रहे हैं, वो भ्रम है कि वॉर गिव्स ग्लोरिफिकेशन, पर ऐसा नहीं है। वही बताना चाह रहा है कि लोगों का जो ये साइड है इस वॉर के प्रति, कि वॉर जो है ग्लोरीफाई करता है, इसको मानना ज़रूरी है, ओके। आई मीन द ट्रूथ अनटोल्ड, हाँ, क्या चीज़ बताना चाहता था, द ट्रूथ अनटोल्ड, वो ट्रूथ जो नहीं बोल पाया, ठीक है, वॉट ही वॉज नॉट एनेबल टू से, ही वॉज अनेबल टू एक्सपोज द फ्यूटिलिटी एंड ब्रूटलिटी ऑफ वॉर, तो वो नहीं बता पाया कि वॉर कितना हॉरिफाइंग होता है, कितना फ्यूटाइल होता है, कितना ब्रूटल होता है, ठीक है, ये चीज़ें वो बताना चाहता था, ओके। वो क्या बताना चाहता था, द पिटी ऑफ वॉर, द पिटी वॉर डिस्टिल्ड, दो चीज़ें हैं इसमें, पिटी ऑफ वॉर, द पिटी वॉर डिस्टिल्ड, अगेन तो यहाँ पे आप देखिए पिटी ऑफ वॉर, ओके। तो पिटी ऑफ वॉर, वॉर क्या क्या पिटी लाता है, क्या क्या डिस्ट्रक्शन लाता है, वॉर के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है, और द पिटी वॉर डिस्टिल्ड,
ओके। तो पिटी वॉर की वजह से आता है। ये चीज़ें ये बताना चाहता है, डिस्टिल्ड मतलब छन के, वॉर का जो आउटकम होता है ना, जो ऊपर ऊपर दिखता है, वो चीज़ वॉर की सच्चाई नहीं होती है। ग्लोरिफिकेशन इज़ नॉट द ट्रूथ अबाउट वॉर। तो वॉर की जो अंदर की सच्चाई, जो डिस्टिल करके बाहर आता है, वो चीज़ें ये जो स्ट्रेंजर है वो बताना चाहता था वर्ल्ड को, ठीक है। नाउ मैन विल गो कंटेंट विथ वॉट वी स्पॉयल। अब लोग जो है उनको खुशी होगी, वो कंटेंट में रहेंगे, वो खुश रहेंगे कि जो हमने स्पॉयल करके, हम जो पीछे स्पॉयल करके आए हैं, जितना डेथ और डिस्ट्रक्शन करके आए हैं, तो कुछ लोग जो है वो बहुत खुश होंगे इस डेथ एंड डिस्ट्रक्शन से। क्यों होंगे? क्योंकि मे बी कि अगर आपने एनिमी के साइड के लोगों को मारा है और आप जीत गए हो, तो बेसिकली जो लोग जीत गए उनको खुशी होगी, राइट। उनको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई हमारी जीत हुई है, राइट। वो कंटेंट में रहेंगे। और डिसकंटेंट, दूसरी साइड जो लोग हार चुके हैं, ठीक है, वो या जिनकी हार हो रही है, मान लीजिए अभी तो वॉर ख़त्म नहीं हुआ है, तो जिनके लोग चले गए हैं दुनिया से, ओके, तो उनके मन में बदले की भावना होगी, डिसकंटेंट होंगे, वो अनहैप्पी कंडीशंस में रहेंगे। बॉयल ब्लडी, उनका खून खौलेगा, है ना, दे विल बी वेरी एंग्री एंड बी स्पिल्ड। और फिर क्या करेंगे? फिर दे विल अगेन गेट इंटल्ज इनटू वॉर। वो फिर से वॉर सिचुएशंस को पैदा करेंगे, ठीक है, वो फिर से रिवेंज लेंगे। दे विल बी स्विफ्ट एंड विथ स्विफ्टनेस ऑफ द ट्राइग्रेस। और ये जो रिवेंज लेने की इनके अंदर जो चीज़ है, ओके, वो कितना स्विफ्ट होगा, इतना स्विफ्ट होगा, इतना फास्ट होगा, जैसे कि एक ट्राइग्रेस होती है जब अपने शिकार पे झपटती है, राइट। तो स्विफ्ट विथ ट्राइग्रेस इज एलिट्रेशन, ओके। So again, let me explain you clearly. So the swiftness of the tigress, what does this mean? Means that tendency of the angry people, okay, वो angry people जो discontented, unhappy है, वो क्या होगा? We will fierce and cruel like tigers and will keep together even when nations move away from the path of progress, okay. None will break rank दो नेशन ट्रैक फ्रॉम प्रोग्रेस। तो क्या होगा? तो ये जो इनका जो इनकी जो टेंडेंसी है, ठीक है, ये जो वायलेंट टेंडेंसी है, इनकी टेंडेंसी तो जो है डिस्ट्रक्शन की, डेथ की, ओके, तो ये क्या होगी? ये इनको नेशन के प्रोग्रेस से कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि जब इनको पता भी है कि नेशन जो है पीछे जा रहा है, हमारा प्रोग्रेस रुक रहा है नेशन का, लेकिन फिर भी अपनी ये जो इनके जो है टेंडेंसी है टू टेक रिवेंज और टू गेट इंडल्ज इनटू वॉर, दैट विल नॉट स्टॉप, okay. And swift with swiftness, this is an alliteration, as you can see, swift starts with s and swiftness also starts with s। और ये क्या, ये लाइन क्या सिंबलाइज कर रहा है कि they will be swift with swiftness of the tiger, तो they will be as fast as tigers, means क्या होगा? this shows speed and वायलेंस, स्पीड और वायलेंस को सिग्निफाई कर रहा है ये लाइन, ओके। करेज वाज माइन एंड आई हैड मास्टरी, ये कह रहे हैं कि करेज, मुझे बहुत करेज था, मैं बहुत बहादुर था और मुझे मास्टरी थी, आई हैड मिस्ट्री, तो मेरे अंदर काफ़ी मिस्ट्री थी, मुझे बहुत सारे राज थे मेरे अंदर। विजडम वॉज माइन एंड आई हैड मास्टरी, ओके, मेरे अंदर बहुत विजडम था, सही गलत को पहचानने की बहुत क्षमता थी मेरे अंदर, और मैंने मास्टरी किया हुआ था। आई वॉज एक्सपर्ट, ठीक है, वॉट आई वॉज एक्सपर्ट टू कंट्रोल एनी सिचुएशन, मीन्स वो किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता था, इतना विजडम, वो भी विजडम के साथ, ओके। तो करेज था, विस्डम था, मास्टरी था, मिस्ट्री था, ये सारी चीज़ें मेरे अंदर थी, ओके। द मैन इज टेलिंग टू मिस द मार्च ऑफ दिस रिट्रीटिंग वर्ल्ड इनटू वेन सिटाडल्स दैट आर नॉट वॉल्ड, ओके। तो ये कह रहे हैं क्या कहते हैं कि मैं जो हूँ, मुझे खुशी है, एक तरह से इसको खुशी है, कह रहे हैं टू मिस द मार्च ऑफ दिस रिट्रीटिंग वर्ल्ड इनटू वेन सिटाडल्स दैट आर नॉट वॉल्ड। तो ये जो है ना, ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड क्या है, दुनिया क्या है, रिट्रीट कर रही है, पीछे जा रही है, ठीक है, और मैं उस मार्च का हिस्सा नहीं हूँ, ठीक है, उस चीज़ में मैं नहीं हूँ, उस कंडीशन में मैं नहीं हूँ जहाँ वर्ल्ड पीछे जा रही है, मैं उस चीज़ का हिस्सा नहीं हूँ, ओके। और ये कहाँ जा रही? पीछे तो जा रही, पर कहाँ? पीछे कहीं तो जाएगी ना। ये जा रही इनटू वेल सिटाडल्स दैट आर नॉट वॉल्ड, ओके। ये ऐसे सिटाडल्स में जा रही है जिसकी कोई दीवारें नहीं है, ठीक है। सिटाडल्स क्या होते हैं? सिटाडल्स बेसिकली कैसल्स बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसे कैसल्स में जा रही है, यूजलेस कैसल्स है, यूजलेस सिटाडल्स है जहाँ पे कोई भी दीवारें नहीं है,
So here paradox is used. Wayne Citadel is a paradox. Okay, तो ये कह रहा है कि दुनिया जो है ना इस वॉर की वजह से, इस लड़ाई की वजह से पीछे जा रही है. ओके, और जहाँ पे उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, जिन सिटाडल्स में वो जा रही है वो वॉल्ड नहीं है, मतलब जहाँ जिस दिशा में वो जा रही है वहाँ सिर्फ और सिर्फ उनके लिए खालीपन है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, वो एक अंधे कुएं की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, तो उनको वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है. राइट नाउ, then when much blood had clogged their chariot wheels, I would go up and wash them from sweet wells. Okay, ये क्या कह रहे हैं कि जब वो बहुत ज़्यादा ब्लड शेड कर चुकी होगी ये दुनिया, ठीक है, तो क्या होगी, तो मैं जाके उनके चैरिट व्हील्स को धोऊंगा, प्यूरिफाई करूंगा, उसको साफ करूंगा. ओके, तो क्लॉग देयर चैरिट व्हील्स, क्या मतलब है चैरिट व्हील्स क्या है? ठीक है, चैरिट व्हील्स है हियर शोज प्रोग्रेस. तो जब बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हो चुका होगा तो मैं क्या करूँगा, हाँ, तो बहुत ज़्यादा ब्लड शेड अगर हो चुका होगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ब्लड की जो दलदल हो जाएगी ना, विथ ऑल दैट डिस्ट्रक्शन. ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो प्रोग्रेस की जो गाड़ी है ना वो रुक जाएगी, प्रोग्रेस की गाड़ी रुक जाएगी, और मैं तब जाके अपने ट्रूथ के हथियार से अपने ट्रूथ के हथियार से मैं उसको साफ़ करने की कोशिश करूँगा. जैसे कि हम स्वीट वेल के पानी, जो स्वीट वेल का पानी होता है क्या होता है, बहुत ही शीतल होता है, ठंडा होता है, प्योर होता है ना. उसी तरह मैं अपने ट्रूथ की प्योरिटी से उस चैरियट के व्हील को, या उस जो दैट डिस्ट्रक्शन के दलदल में जो व्हील घुस गया है उसको मैं निकालने की कोशिश करूँगा. इवन विथ ट्रूथ्स दैट लाई टू डीप फॉर टेंट, मैं उस ट्रूथ से निकालने की कोशिश करूँगा जो बहुत अंदर धंस चुका है, उस दलदल के अंदर, बहुत अंदर वो ट्रूथ है, मैं जो है उसको निकालने की कोशिश करूँगा. उस ट्रूथ के औजार से मैं उस चैरिट व्हील को निकालने का कोशिश करूँगा. नाउ सी हियर चैरिट व्हील्स, तो चैरिट व्हील इज अ alliteration. Okay, clogged with chariot wheels, C for clog, C for chariot is alliteration. Okay, और ये कह रहे हैं I would have poured my spirit without stint. Okay, तो मैं अपने दिल के अंदर जितनी बातें हैं, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ जितनी है मेरी, ठीक है, मैं स्पिरिट को अपना उड़ेल के रख देता. ठीक है, मैं अपने स्पिरिट को पूरी तरह से उड़ेल के रख देता, लोगों को बताने में कि भाई तुम लोग जिस बात पे हो वो बात गलत है. ठीक है, विथआउट स्टेट, विथआउट एनी लिमिट, मैं लिमिटलेस तरीके से अपने स्पिरिट को पोर कर देता. बट नॉट थ्रू वाउंड्स, नॉट ऑन द सेस ऑफ वॉर. तो कह रहा है कि ये जो मैं काम करता वो वॉन्ड्स के थ्रू नहीं, यानी कि मैं किसी हथियार का सहारा नहीं लेता. आई वुड नॉट यूज एनी वेपन्स, किसी वेपन्स की मदद से नहीं, जिससे किसी को चोट लगे, किसी को मार के, ये बात मैं नहीं अपनी साबित करना चाहता हूँ. बट कैसे, नॉट ऑन द सेस ऑफ वॉर्स की कीमत पे नहीं. तो ही इज़ नाउ स्ट्रांगली अगेंस्ट वॉर. वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं ट्रूथ की मदद से लोगों को सच की राह दिखाने की कोशिश करता, इस वॉर के फ्यूटाइल नेचर को दिखाने की कोशिश करता, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनी वॉर. मैं वॉर को हथियार नहीं बनाता. ओके, फोरहेड्स ऑफ मेन हैव ब्लड वेयर नो वॉन्ड्स वेयर. तो कह रहे हैं कि उन लोगों के जो माथे हैं, ठीक है, जो फोरहेड हैं, वो बिना किसी चोट या बिना किसी जख्म के भी जख्मी हुए हैं. मीन्स हियर ही इज़ यूजिंग साइकोलॉजिकल सफरिंग. हाँ, ही इज़ यूजिंग दिस लाइन टू शो साइकोलॉजिकली सफरिंग ऑफ द पीपल. बहुत से लोग जो उस वार का हिस्सा नहीं भी थे, ठीक है, फिर भी वो साइकोलॉजिकली सफ़र किया है उन लोगों ने. उनके माथे पे एक वूंड नहीं होते हुए भी उनके माथे वो ब्लीड किए हैं. मतलब उनको इतना ज़्यादा उस चीज़ का इफ़ेक्ट हुआ है, इस वॉर का इफ़ेक्ट हुआ है कि वाउंड ना होने के मतलब की बजाय भी, ठीक है, कोई वाउंड उनके माथे पे नहीं है, पर सफरिंग बहुत है उनको. राइट, सो ये यहाँ पे ये जो है foreheads of men have blood but where no wounds where is a metaphor. Okay, now let's move to the next or last para. I am the enemy you killed, my friend. I knew you in this dark, for so you frowned yesterday through me as you jabbed and killed. I parried, but my hands were loath and cold.
लेट अस स्लीप नाउ। ओके, तो वो कहता है कि अब वो रिवील करता है, वो अपने बारे में रिवील करता है कि वो कौन है। आई एम द एनिमी यू किल्ड माई फ्रेंड, मैं वो एनिमी हूँ मेरे दोस्त। सी, यहाँ पे एनिमी और फ्रेंड दोनों एक लाइन में यूज़ किया जाए, तो दिस इज़ बेसिकली ए पैराडॉक्स, है ना। पैराडॉक्सियल नेचर बता रहा है, क्या बता रहा है कि मैं वही एनिमी हूँ जिसको तुमने मारा था मेरे दोस्त कल। ओके, तो ये भी बता रहा है कि देखो एक न्यू वर्ल्ड में, एक नई दुनिया में जहाँ ये पहुँच चुके हैं, वहाँ पे अब कोई एनिमिटी नहीं है, किसी तरह के कोई एनिमिटी नहीं है उनके बीच में, वो फ्रेंड्स हैं नाउ। ठीक है, आई न्यू यू इन दिस डार्क, मैं आपको पहचान गया था, इस डार्क में भी मैं आपको पहचान गया था। फॉर सो यू फ्रॉन, क्योंकि कल जैसे आपने मेरे साथ बिहेव किया था गुस्से में, आज भी आप फ्रॉन कर रहे थे मेरी तरफ। येस्टरडे थ्रू फॉर सो यू फ्राउन येस्टरडे, आप कल मेरे ऊपर गुस्सा हुए थे, फ्रॉन हुए थे। थ्रू मी एज यू जैब्ड एंड किल, आपने मुझे पकड़ के मुझे मार दिया। ठीक है, मार दिया। मैं भी ट्राई कर रहा था, मैं भी कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे हैंड जो थे लोथ थे, ठीक है, मतलब लेजी थे, वो क्विक एक्शन नहीं ले पाए। एंड कोल्ड, ठीक है, कोल्ड मीन्स नाउ डेड हैंड। ओके, लेट अस स्लीप नाउ, कह रहे हैं कि देखो अब जो है, जो हुआ सो हुआ, अब हमें सो जाना चाहिए। ठीक है, लेट अस स्लीप नाउ। तो व्हाट दिस टू लास्ट टू लाइन शोज द एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, तो दे आर रेडी टू एक्सेप्ट द रियलिटी दैट दे हैव डाइड, नाउ दे आर डेड, दे आर एबल टू एक्सेप्ट द रियलिटी नाउ। और दूसरी चीज़ क्या है कि इस पोएम में रिकन्सिलिएशन बताया जा रहा है। द थीम ऑफ द बेसिक थीम ऑफ द पोएम इज रिकन्सिलिएशन। सो वॉट एवर एनमिटी वेयर देयर बिटवीन द टू, जो इन दोनों के बीच में एनमिटी थे, वॉज इन द प्रीवियस वर्ल्ड, जो जिस दुनिया में वो पहले थे, उस अर्थ में जहाँ पे उनका ब्रेन वॉश किया गया था, जहाँ पे एक दूसरे फाइट करना ही किसी चीज़ का सॉल्यूशन बताया गया था। ठीक है, लेकिन अब जब ये नए दुनिया में आए हैं और वहाँ पे फाइट क्यों कर रहे थे, क्या एक दूसरे से कोई दुश्मनी नहीं, वो अपने नेशंस के लिए फाइट कर रहे थे। ठीक है, अपने नेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अपने नेशंस के लिए फाइट कर रहे थे। पर अब जब वो नई दुनिया में पहुँच चुके हैं, तो अब वो एक अलग से एटमोसफियर में है, उनके बीच में कोई एनिमिटी नहीं है, तो इसीलिए वो एक दूसरे के फ्रेंड के रूप में मान रहे हैं। ठीक है, और वो इसीलिए इसने रिवील किया है कि भाई मैं वही हूँ मेरे फ्रेंड जिसको तुमने कल रात मारा था। ठीक है, लेकिन अब मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। सो चलिए हम लोग साथ में अब सोते हैं। ठीक है, साथ में अब हम जो है पीस में रहेंगे, कोई वॉर, कोई डेथ, कोई डिस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं रहेगा। So you see children, the whole poem is written in para-hymning couplets. For example, you can see the lines, and by his smile I knew that sullen hall, by his dead smile I knew we stood in hell. All this shows para-hymning couplets. Okay, so that's the end of explanation of this beautiful poem. So if you like my explanation, please press the like button. Please subscribe my channel so that I can come with new videos for you. और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट में अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माय चैनल।